आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है सार्थकता परीक्षण, छोटे न्यायादर्श और जिसे कि स्मॉल सैंपल कहा जाता है। ये आपका जो MA सेकेंड सेम की रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसके अंतर्गत 3rd यूनिट का टॉपिक है। और इससे बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पहले के टॉपिक में मिल जाएंगी। सार्थकता परीक्षण, बड़े न्यायाधीश, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सांख्यिकी का जो बेसिक जो तरीका है, माध्य, मध्यिका, बहुलक, प्रमाप, विचलन, ये आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप छोटे न्यायाधीश को समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप UG के वीडियो भी देख सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ाई की है तो ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ताकि छोटे छोटे प्रश्न भी बना सके। और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं या छोटे प्रश्न आते हैं मैं आपको बताते जाऊंगी, तो कृपया करके इसको नोट भी आप लोग करते जाएंगे। तो सार्थकता परीक्षण के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक बड़े समग्र में से लिए गए देव न्यायादर्शों के प्रतिदर्श आपस में अलग अलग होते हैं। मतलब जब हम किसी समंक में से, जिसको समग्र कहते हैं, जब शोध कार्य के लिए कोई आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है को समग्र कहते हैं, उसमें से हम दैव रूप से प्रतिदर्श या सैंपल लेते हैं। और ये जो सैंपल हैं या न्यायादर्श हैं वो अलग अलग होते हैं, और उनका जो प्रतिदर्श होता है, मतलब उनका जो माध्य होता है, ये भी अलग होता है। और समग्र का जो माध्य है, जिसको प्राचल कहते हैं, दोनों में अंतर हो सकता है। अंतर जितना ज़्यादा होगा हम मानेंगे कि वो सैंपल जो है वो सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम छोटा सैंपल लेते हैं तो वास्तव में वहाँ पे सार्थकता की जांच करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ये कैसे पता करेंगे? मान लीजिए समग्र का प्राचल, जिसे म्यू कहते हैं, और न्यायादर्श का प्रतिदर्शन, जिसे कि x बार से दर्शाया जाता है, दोनों क्या है? दोनों माध्य हैं, एक सैंपल का और एक समग्र का। तो दोनों में अंतर है, अंतर तो हो सकता है, लेकिन अंतर को सार्थक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यदि जो है जो अंतर आ रहा है वो निदर्शन के उच्चावचन के कारण है, मतलब न्यायादर्श या सैंपल लेने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जानबूझ के किसी अन्य कारण से एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अगर अंतर आता है तो हम मानेंगे कि वास्तव में जो दोनों का अंतर है, किसका? समग्र का और प्रतिदर्श का, वो अंतर जो है वो सार्थक है। तो यही जानने के लिए कि अंतर सार्थक है या नहीं है, हम सार्थकता परीक्षण करते हैं। फिर यहाँ बेसिक बता रही हूँ आपको, जो शुरू में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्राचल और प्रतिदर्शित क्या हो जाता है, क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि समग्र का जो सांख्यिकीय माप है, जैसे माध्य, प्रमाप, विचलन, सहसंबंध, गुणांक आदि को प्राचल या स्थिर माप कहते हैं। और न्यायदर्श की इकाइयों से निकाले गए सांख्यिकीय मापों को प्रतिदर्शक की संज्ञा दी जाती है। दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि प्राचल क्या है और प्रतिदर्शक क्या है। फिर एक शब्द हमेशा यूज़ होता है, निदर्शन वितरण। तो इसका क्या मतलब है? जब एक संपूर्ण समग्र में से निश्चित आकार के स्वतंत्र और दैव न्यायादर्श छांटे जाए, मतलब एक हम संपूर्ण समग्र लेते हैं, डेटा लेते हैं, उस डेटा में से कुछ सैंपल ले लेते हैं और सैंपल निकालने के बाद उसके अलग अलग न्यायादर्श का प्रतिदर्शक ज्ञात करते हैं। मतलब उसमें माध्य निकालेंगे, प्रमाप, विचलन निकालेंगे, फिर उसको एक आवृत्ति वितरण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसको कहते हैं निदर्शन वितरण। निदर्शन वितरण के समांतर माध्य को x बार से प्रस्तुत करते हैं और समग्र के समांतर माध्य को म्यू से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, एक शब्द उपयोग होता है प्रमाप विचलन और प्रमाप विभ्रम। तो समग्र के प्रमाप विचलन को प्रमाप विचलन कहते हैं और न्यायादर्श के प्रमाप विचलन को प्रमाप विभ्रम कहते हैं। दोनों का साइन ये रहेगा, इसको सिग्मा से और इसको जो है सिग्मा x प्रमाप विचलन, ये तीनों साइन से प्रमाप विभ्रम को दर्शा सकते हैं। यही बताती है कि आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं या नहीं हैं।
यदि प्रमाप विप्रम का मान अधिक आता है तो ये इस बात का संकेत करता है कि अवलोकित या वास्तविक तथा प्रत्याशित मूल्यों में अंतर है। अवलोकित या वास्तविक जो कि हमने लिया है, और प्रत्याशित जो हम अभी अनुमान लगाएंगे, दोनों के मूल्य में अगर अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में न्यायदर्श को जो है विश्वसनीय नहीं माना जाता है। फिर है जो हम मुद्दे की बात में आते हैं, ये सब तो पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे ही, मैंने याद दिला दिया कि छोटे न्यायाधीश किसे कहते हैं और बड़े न्यायाधीश किसे कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर की, या छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि छोटे न्यायाधीश और बड़े न्यायाधीश क्या है कि, और ये माना जाता है कि न्यायाधीश जितना बड़ा होगा उतना ही विश्वसनीय होगा। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम सैंपल का प्रयोग करेंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आकार के आधार पर न्यायाधीश दो प्रकार का होता है। यदि सामान्यतः इसको 30 बोलते हैं, उससे अधिक इकाई वाले न्यायाधीश को बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। मतलब अगर आप किसी समग्र में से 30 का आंकड़ा लेते हैं आप, तो वो कहलाएगा 30 से अधिक का। ये देखिए इसका साइन ये होगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछा जाता है। तो अधिक इकाई वाले जो न्यायाधीश होते हैं उसको बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। और अगर जब 30 से कम, कुछ लोग 60 भी मानते हैं, लेकिन जनरली 30 से कम अगर आप सैंपल लेते हैं तो इसको छोटे न्यायाधीश माना जाता है। और दोनों ही न्यायाधीशों में अलग अलग सार्थकता परीक्षण किया जाता है, क्योंकि दोनों का जो आकार है वो अलग अलग होता है। जब आकार बदल जाता है तो सार्थकता परीक्षण का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। तो ये कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। छोटे न्यायाधीश में सार्थकता परीक्षण जो है उसकी 3 विधियां हैं। एक है स्टूडेंट का टी वितरण, दूसरा है एफ वितरण, फिशर का जेड वितरण। तो फिशर का जेड वितरण है और स्टूडेंट जो है, सबसे पहले हम देखते हैं टी वितरण पर आधारित सार्थकता परीक्षण। तो इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम गोसेट ने किया था। क्योंकि उनका जो उपनाम था वो स्टूडेंट था, इसलिए उसी नाम पे उसको टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो ये हो गया विलियम गोसेट जो इसके प्रतिपादक थे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टी टेस्ट जो है वो किसने किया था? विलियम गोसेट, या जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं। यहाँ पर ये छोटे न्यायाधीश में ही प्रयोग होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब हम छोटे न्यायाधीश में सार्थकता परीक्षण करते हैं तो जिस समग्र में से न्यायाधीश लिया जाता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रसामान्य प्रकृति का है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्रसामान्य बंटन, जो कि उल्टे घंटी का आकार का होता है। मतलब दोनों तरह के जो समंक हैं वो समान होते हैं। और विषम या यू जेड की आकृति में सार्थकता परीक्षण को सही नहीं माना जाता। तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम कि टी कैसे निकालते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये देखिए टी बराबर, ये भी फॉर्मूला भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन, या इसको n-1 भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक बार क्या है, पहले ही बताया था मैंने, न्यायाधीश का माध्य है, इसको म्यू कहते हैं। ये जो है ये समग्र का माध्य है, और एस है न्यायाधीश का प्रमाप विचलन, ये म्यू है। एस स्टैंडर्ड डेविएशन से एस लिया गया है। जो प्रमाप विचलन अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप यूजी के वीडियो में देख सकते हैं। और एन है न्यायाधीश की संख्या। तो अगर आपको ये और ये निकालना आता है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसका फॉर्मूला है एक्स ऋण एक्स बार, जिसको कि सिग्मा डी वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि डेविएशन ले रहे हैं हम यहाँ पे। और इसमें एक संशोधन हुआ था n-1 का, ये बेसेल का संशोधन कहलाता है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि बेसेल का संशोधन किससे संबंधित है। तो बेसेल का संशोधन जो है वो टी बंटन से संबंधित है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टी निकालने के लिए हमको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक शून्य परिकल्पना मान लेते हैं। शून्य परिकल्पना क्या है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। शून्य परिकल्पना निगेटिव होती है, जो वास्तविकता होती है उससे। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से बताया है कि पहले हम शून्य परिकल्पना करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसी को क्या कहा है, बेसेल का संशोधन। पहले n था, इन्होंने n-1 कर दिया। फिर t प्रतिदर्शक की गणना करते हैं। फिर देखिए इसकी स्वातंत्र कोटि ज्ञात करते हैं। वो निकालने का तरीका क्या है, NDF, जिसको स्वतंत्र कोटि कहते हैं या V कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और N माने कुल आवृत्ति और K मतलब प्रतिबंध। तो T के लिए हम इसको n-1 ही मानेंगे, यही लेकर चलते हैं। फिर T का सारणी मूल्य देखते हैं। T टेबल होता है, परीक्षा में वैसे आपको इसका मान दे दिया जाता है, लेकिन T का सारणी मूल्य भी देखते हैं। उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या मतलब निकलता है। तो हम यहाँ T का जो मूल्य निकालेंगे उसका उसके सारणी मूल्य से तुलना करते हैं कि T का मूल्य यदि सारणी मूल्य से अधिक होगा तो अंतर सार्थक होगा। अंतर सार्थक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य परिकल्पना असत्य हो जाएगी। दोनों अपोजिट रहते हैं, याद रखिएगा। ये है T वैल्यू हमने जो निकाली, ये टेबल वैल्यू। T वैल्यू अगर अधिक है तो अंतर सार्थक है, मतलब सैंपल जो है समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमारी परिकल्पना जो है वो असत्य हो गई। ये मान के चलिए अगर T का जो मूल्य है वो कम आता है किसके, T के सारणी मूल्य से, तो हम मानेंगे कि जो अंतर है वो निरर्थक है, मतलब ध्यान देने योग्य नहीं है और हमारी जो परिकल्पना है वो सत्य हो गई। शून्य परिकल्पना सत्य हो गई। तो ये वाले पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आपके छोटे प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव में और हल करते समय ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि कैसे हम सार्थक मानते हैं और कैसे निरर्थक मानते हैं। और यहाँ पर वैसे तो 5% और 1% दोनों स्तर पर सार्थकता का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन T में हम 5% स्तर पर सार्थकता परीक्षण करते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 95% तक भी सही हो, मिलता जुलता हो तो चलेगा, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि इस प्रकार का जो है वो ये देख लीजिए, ये विश्वसनीयता सीमाएं हैं, ये ऐसा निकाला जाता है इसको। ये है 95% विश्वसनीयता माने 5% सार्थक। इसी के आधार पे हम इसका जो है वो मूल्य देखते हैं। आप सार्थकता परीक्षण से संबंधित वीडियो देखकर ये और अच्छे से जान सकते हैं। बस हमको T में क्या ध्यान में रखना है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले शून्य परिकल्पना लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर प्रतिदर्शक की गणना करते हैं, फिर n-k, ये एक ही फिक्स है, n-1, T का सारणी मूल्य देखेंगे, फिर निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ये देख लीजिए, जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सार्थक है तो ये असत्य होगा, अगर ये सत्य है तो ये सार्थक नहीं होगा। ये है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल में 6 लड़के चुने जाते हैं जिसके गणित में 100 अंक में से इतने अंक हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर विवेचन कीजिए कि इस स्कूल में गणित के प्राप्त अंकों का औसत 6 है। तो सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखना है सूत्र में क्या क्या है। देखिए सूत्र हमारा ये रहेगा, ये हमको चाहिए। तो ये हमको निकालना कैसे पड़ेगा, तो पहले हम देखेंगे कि 6 लड़के हैं, माने नंबर कितना है सैंपल का, n बराबर कितना हो गया 6। फिर गणित के अंक दिए, माने 6 लोगों का गणित का सैंपल लिया गया है। इसके आधार पर बोलता है कि स्कूल में गणित में प्राप्त अंकों का औसत, माने पूरे समग्र का, पूरे स्कूल के बच्चों का गणित के प्राप्त अंकों का औसत 66 है। तो समग्र के समांतर माध्य, क्योंकि औसत बोल रहे हैं तो ये समांतर माध्य हुआ, कितना हो गया 66। अब हमको प्रतिदर्श का निकालना है। तो सबसे पहले ये प्राप्तांक देखिए, इसको जोड़ लेंगे, ये 63, 63, 64, ये हमने इसको पहले जोड़ा
384 आया। n कितना था, n बराबर कितना है 6, 6 से भाग दिया तो ये 64 आया। अब माध्य से विचलन ले लेंगे क्योंकि हमको प्रमाप विचलन निकालना। देखिए प्रमाप विचलन का सूत्र क्या है, d वर्ग। और सिग्मा d कैसे निकालते हैं, सिग्मा d निकालने के लिए x ऋण x बार आपको मालूम है। तो यहाँ ये कितना आया 64, तो 64 से विचलन लेंगे माने माइनस, सब में क्या करेंगे हम 64 करेंगे तो ये आ गया 1, 1 0 2, ये आ गया 4, ये 4। फिर इसका d वर्ग निकाल लेंगे, इसका वर्ग करते हैं 1, 1 0 2 का 4 और 4 का 16, 4 का 16, तो ये हो गया सिग्मा d वर्ग। अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, सिग्मा d वर्ग कितना आया है 38 आया है, n कितना है 6 है, तो 38/5 7.6 का वर्गमूल इतना आ गया। ये क्या निकल गया s, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हम मान रखेंगे x बार कितना आया है, x बार आया है 64, ये 64 है। अच्छा यहाँ ये साइन लग जाता है, मोड कहते हैं गणित में इसको। और ये जो है 66 म्यू, मतलब हमारा म्यू कितना है, समग्र का माध्य कितना है 66 है, ये इसमें घटा दिया। हमारा s कितना, s की वैल्यू कितनी है 2.756, ये 2 हो गया। तो ये ऋण, जब ये चिन्ह लग जाएगा तो ऋण का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये हम हटा देते हैं। ये 6 का वर्गमूल निकाल लिया 2.449, और ये इसको गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ गया 1.77 क्या आ गया t का मूल्य। अब हमको 5% स्वतंत्र कोटि कितनी है, कैसे निकाला, df हमने निकाला, n कितना है 5 है, 6 है, 6 में 1 घटाया 5, तो यहाँ पे df कितना हो गया 5 हो गया। और 5% सार्थकता में हमको देखना है, तो जब आप टी टेबल पीछे देखेंगे तो आपको 5% के लिए 5वें नंबर पे जाके टी का सारणी मूल्य देखना है 2.571। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट भी दिखाऊंगी। तो ये हो गया किसका मूल्य, टी का वैल्यू। और ये इसका, वैसे आपको एग्ज़ाम में ये वैल्यू दी जाएगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टी वैल्यू किसकी है, टेबल वैल्यू, और ये हमने निकाली है, तो ये कम है। तो मैंने क्या बताया था कि जब टी की वैल्यू जो है वो उसकी टेबल वैल्यू से कम होगी तो अंतर क्या हो जाएगा, टेबल वैल्यू से कम होगी तो अंतर जो है वो सार्थक नहीं है। और हमारी परिकल्पना क्या थी, परिकल्पना हमने ये की थी कि हाँ जो प्राप्तांकों का औसत है वो 66 है, ये हमारी परिकल्पना थी जिसको हम शून्य परिकल्पना कहेंगे। तो यहाँ पर समग्र का औसत 66 है, सही है क्योंकि अंतर सार्थक नहीं है। इसका मतलब है अगर सारणी मूल्य से अधिक मूल्य आ जाता मतलब अंतर ज़्यादा है, और ये मानेंगे कि पूरे स्कूल का औसत 66 नहीं है। तो जब ये अंतर सार्थक नहीं होता तो हमारी परिकल्पना जो है वो सही है कि समग्र का औसत 66 है, ये परिकल्पना हमारी सही हो सकती है। तो इन बिंदुओं का आप ध्यान रखते जाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि दो न्यायाधर्श रहते हैं और उनके माध्यों के अंतर को हम जांचते हैं, तो उसके लिए टी का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ x बार 1 और x बार 2, इन दोनों, ये एक ही समग्र के दो न्यायाधर्श हैं, दोनों के अंतर को हमको जांचना है। उसके लिए टी टेस्ट का यहाँ प्रयोग करते हैं और ये फॉर्मूला चेंज हो गया। n1 माने दोनों की संख्या, सैंपल की संख्या n1 n2, ये प्लस है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसका। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बहुत ही इजी है। दोनों का n, दोनों का s, फिर माइनस n1 प्लस n2 माइनस 2, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है df जो है वो n1 प्लस n2 माइनस 2 से ज्ञात किया जाता है।
तो एक उदाहरण लेते हैं, जल्दी से इसको हम देखेंगे कि एक शासकीय महाविद्यालय में अध्यापकों की वार्षिक आय का माध्य 25,000 रुपये था और प्रमाप विचलन जो है वो 1,000 रुपये है। मतलब दे दिया है, माध्य निकालने की ज़रूरत नहीं है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी आय का औसत निकाला गया तो वो 25,000 था। तो हमको देखना है दोनों का अंतर है कि नहीं सही। और प्रमाप विचलन जो है वो 1,000 है। उसी प्रकार राज्य में डॉक्टरों की औसत वार्षिक आय जो है वो 20,000 है। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये 20,000 है। तथा मानक विचलन जो है वो 1,500 रुपये है। दोनों का माध्य दे दिया, दोनों का प्रमाप विचलन दे दिया गया है। और ये गणनाएं प्रत्येक वर्ग में से 20-20 का दैव प्रतिदर्श लेकर की गई है। मतलब ये कैसे निकाला गया है, कहते हैं कि महाविद्यालय से 20 का सैंपल लिया है और डॉक्टरों का 20 का सैंपल लिया गया, मैंने 20 लोगों का अध्ययन किया गया है। दोनों वर्गों की औसत आय का अंतर सार्थक है या नहीं, इसका परीक्षण 5% सार्थकता स्तर पर कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों वर्गों की औसत आय में जो अंतर दिख रहा है वो सार्थक है कि नहीं है। दोनों वर्ग मतलब अध्यापक और डॉक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला भी हमको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो देखिए n1 कितना है, 20 है, क्योंकि 20-20 का सैंपल लिया गया है। और यहाँ पे देखिए 1,000 S1 मैंने प्रमाप विचलन पहले ही बताया है कि 1,000 है। किसका, अध्यापकों का, मैंने पहला डेटा का 1,000, दूसरे का 1,500 है प्रमाप विचलन डॉक्टर्स का। दोनों का वर्ग करेंगे और 20 से गुणा करेंगे। ये देखिए वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, तो इसका वर्ग करके 20 से गुणा किया, इसका वर्ग करके 20 से गुणा किया, दोनों इतना आ रहा है। फिर दोनों को प्लस किया, प्लस करके ये क्या है, n1 20 है, n2 20 है, तो 20-20 जोड़ा, 2 से घटाया, यहाँ 38, इसको इससे भाग दिया, वर्ग ये इतना आया और वर्गमूल का मान है 1307.87। ये अपना प्राप्त हो गया s। इसी प्रकार हम t का मूल्य ज्ञात करेंगे। x बार 1 मतलब क्या हो जाएगा, अध्यापकों की औसत आय 25,000, डॉक्टर्स की औसत आय 20,000। इसको भाग देते हैं 1307.87 से। और n1 n2 ये देखिए यहाँ पे दोनों का गुणा करना है, मैंने 20 और 20 का नीचे दोनों को जोड़ना है। तो ये इसमें घटाया 5,000 आया। प्रमाप विचलन का मान हमारा ये है। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ा मैंने ये 20-20 400 और 40 400 को 40 से भाग दिया, फिर उसका वर्गमूल निकाला तो 3.16। जब हमें तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे हाथ में क्या आता है, 12.08, जो कि टी वैल्यू है। उसके बाद हम डी एफ निकालते हैं। डी एफ भी 38 आएगा क्योंकि n1 पर ये आ गया 38। अब हम 5% पे इसका मान देखते हैं। तो 5% पे टी की जो वैल्यू है किसने में, 38 स्वातंत्र कोटि में देखेंगे टेबल में। तो ये जो है 5% में 38, तो इसका मूल्य जो है वो 12 टी वैल्यू आ रही है और टी टेबल वैल्यू आ रही है 2.02। तो टी टेबल वैल्यू बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, माने दोनों का अंतर जो है, मतलब दोनों के माध्य का जो अंतर है वो सार्थक है। और हमारी परिकल्पना ये थी कि दोनों का अंतर जो है वो सार्थक नहीं है। तो टी का जो ये माना जाएगा कि दोनों का जो सैंपल है वो अंतर सार्थक है। जब अंतर सार्थक हो जाता है तो परिकल्पना जो है वो असत्य सिद्ध हो जाती है। इस तरीके से हम दो न्यायादर्शों के माध्य का अंतर जो है वो ज्ञात करेंगे। अब देखिए टी निकालने का एक और तरीका है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतर की जांच या युग्मित परीक्षण किससे संबंधित है या क्या होता है। तो वास्तव में यदि समान पदों पर किसी घटना की दो क्रियाओं का प्रभाव ज्ञात करना हो तो अंतर जांच विधि से सार्थकता परीक्षण किया जाता है। माने दो समान पद हैं, उसमें हम किसी घटना का प्रभाव देखते हैं। जैसे कि अगर एक स्कूल के बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लास दी गई और नहीं दी गई तो क्या रिजल्ट आया, कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, नहीं दी गई तो दोनों में देना और नहीं देना दो सिचुएशन है। तो उसके लिए हम टी परीक्षण करते हैं कि कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं। जैसे टीकाकरण का प्रभाव देखना है
कि समान पद हैं, या दवाई का प्रभाव देखना है कि दवाई डालने से या लगाने से कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक समान पदों पर किसी घटना की दो क्रियाओं का हम प्रभाव देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रशिक्षण का प्रभाव, प्रशिक्षण से पूर्व क्या था, प्रशिक्षण के बाद क्या था। और यही उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे अभी ऑनलाइन हम वीडियो बना रहे हैं, तो जब आप वीडियो नहीं देखते थे तो आपकी पढ़ाई का स्तर कैसा था, अब देख रहे हैं तो कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे भी हम टी टेस्ट कर सकते हैं। खाद का फसल उत्पादन पर प्रभाव, विद्यार्थियों पर कोचिंग का प्रभाव इत्यादि। तो इस प्रकार का जो शोध कार्य होता है, जहाँ परीक्षण किया जाता है, वहाँ टी टेस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ न्यायदर्श की इकाइयाँ मतलब सैंपल जो है वो समान होते हैं, लेकिन सिचुएशन या परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इस प्रकार जब हम दो प्रतिदर्श लेते हैं या न्यायदर्श लेते हैं या सैंपल लेते हैं तो इसको युग्मित प्रतिदर्श कहते हैं। युग्मित माने जोड़े में। इसका फॉर्मूला देखिए, ये है डी डेविएशन से होगा माइनस O/S। तो इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए। DF(n-1) लेना है। D मतलब बाद की स्थिति से पूर्व की स्थिति का जो है अंतर है वो D होता है। ये S का फॉर्मूला है। पहले क्या करेंगे, D का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद n से गुणा करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं तो फिर ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको। ये देखिए, 10 सैनिकों ने लगातार 2 सप्ताह तक निशानेबाजी की। पहले सप्ताह उनका स्कोर ये था, दूसरे सप्ताह उनका स्कोर निम्न था। उसमें क्या है, प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इससे कोई सुधार आया है कि नहीं सुधार आया है। तो पहले सप्ताह 2 सप्ताह तक लगातार, है ना, सप्ताह में केवल एक बार निशानेबाजी की। पहले सप्ताह उनका स्कोर ये था और दूसरे सप्ताह उनका स्कोर निम्न था। क्या उनके स्कोर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सार्थक वृद्धि हुई है? तो हमारा ये मतलब हमारी परिकल्पना ये है कि कोई सार्थक वृद्धि नहीं हुई है, उनके स्कोर में कोई सुधार नहीं हुआ है। पहले प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और बाद में प्रशिक्षण दिया गया, क्रम उनका वही है। तो पहले हम देखते हैं कि सैनिक कितने हैं, 10 हैं। पहले स्कोर इतना था 67, 24, 57, ये 43 तक। स्कोर 2 माने प्रशिक्षण के बाद ये स्कोर था। तो हम पहले देखेंगे कि दोनों में कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हम वैसे भी देखते हैं कि सुधार को देखना हो तो पहले अंतर करेंगे। तो यहाँ हम अंतर कर रहे हैं। कैसे अंतर कर रहे हैं, 2 में 1 घटा रहे हैं, दूसरे वाले स्कोर में पहले वाले स्कोर को घटा रहे हैं। तो 70 में 67 घटाया, ये आ गया 3। 38 में 24 घटाया 14, ये इसमें ये हम घटाते जा रहे हैं। तो ये मान आ गया D। अब क्या करेंगे, विचलन लेंगे। विचलन कैसे लेंगे, तो पहले हमको माध्य चाहिए, तो यहाँ सिग्मा D निकालते हैं। जो भी हमने विचलन लिया, धन को अलग जोड़ेंगे। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, रफ है ये। धन को अलग जोड़ेंगे, ऋण को, तो टोटल कितना आ गया, 50 आ गया। सिग्मा D को अगर हम n का भाग देते हैं तो औसत ये D बार हो जाएगा। जैसे x बार माध्य होता है वैसे D बार हो जाएगा। तो D बार निकालने के लिए हम विचलन लेंगे। विचलन लेंगे किससे लेंगे, 5 से। तो ये 5 जो मैंने रफ में बताया था, किस में घटा रहे हैं, 3 में 5 घटा रहे हैं, तो 2 आया। 14 में 5 घटा रहे हैं, सब में हम क्या कर देंगे, क्योंकि D बार कितना आया है, 5, सब में हम 5 घटा रहे हैं, तो हमको ये विचलन प्राप्त हो रहा है। फिर इसका वर्ग कर लेंगे, सबका हमने वर्ग किया, 2 का 4, 2 का 4, 8 का 64, 7 का ऐसा वर्ग कर लिया। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, सिग्मा D वर्ग 482। अब हम क्या करेंगे कि ये इसका सूत्र है, वो जो O था वो 0 था, इसलिए वो O हट गया। तो यहाँ ये फार्मूला हमको मिल गया, T का फाइनल फार्मूला। ये इसका डेविएशन का, इसको सिग्मा D वर्ग भी आप लिख सकते हो, S बराबर। तो ये 482 आया, इसको 9 से भाग दे रहे हैं हम, ये हो गया इसका
वैल्यू कितनी आई, 9 से भाग देंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 7.3 यहाँ मान आ जाएगा। तो डी बार कितना मिला 5, एन कितना है 10 है, इसको 7.3 से भाग देंगे तो 5 गुणित 3.162, फिर उसको 7.3 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाता है टी का 2.17। अब डिफ्रेंशिएशन इसका है, स्वतंत्र कोटि पद कितने हैं 10, 1 घटा दिए, ये हो गया 9। अब 9% स्वतंत्र कोटि के लिए 5% सार्थकता स्तर पर टी का मान देखेंगे तो ये है 2.262 और ये जो मान है इसमें कम कौन सा है टी का मान, और टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना सही है कि उनके स्कोर में कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि कोई दोनों में सार्थक अंतर नहीं आया है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि युग्मित परीक्षण में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है, ये आपको प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी देंगे जिसमें आपको डी निकाल के दिया जाएगा। ये देखिए 12 रोगियों में से प्रत्येक को दिए गए उद्दीपक रक्तचाप ने मैंने अंतर पहले ही निकाल दिया है, ब्लड प्रेशर के उद्दीपक देने के पहले और बाद में। इसको आप डी निकाल कर हल कर सकते हैं। धन्यवाद।